हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करें, तो लगभग 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोला था। और मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये सही भी है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर पेपर बनता है बच्चों वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब पढ़ ली और बाद में हमारा रिविजन हो गया तो मान लो आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ज़्यादातर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछी जाती हैं। कुछ बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री की भी डिमांड कर रहे थे। बच्चा कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा देंगे। जैसे हमारी लाइव एंड स्मार्ट क्लास आएंगे ना, तो हम एक लेक्चर बीच बीच में फिजिकल केमिस्ट्री का भी लेते रहेंगे। टेंशन मत लीजिए यार, जैसे आप बोलोगे वैसे किया जाएगा। मैं किसी भी बच्चे को निराश नहीं करूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। आज तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल परिचय बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और कल से मैं आपको आईपीएससी सिखाने वाला हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि देखो आगे जाके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में आपको कहीं ना कहीं आईपीएससी नेम देखने को मिलेंगे। तो अगर हम पहले से उस बेसिक को क्लियर कर लें तो आगे जाकर हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कल से हम आपको आईपीएससी सिखाने वाले हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सभी के आप आईपीएससी नेम सीख जाओगे, टेंशन मत लेना। बहुत सारे बच्चे 11th में भी सीख कर आए होंगे और जो बच्चे रह गए हैं वो यहाँ पर सीख जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों, यहां पर बच्चों कार्बनिक यौगिकों के ब्रैकेट में आपको एक चीज लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से अपवाद हैं इसके? हम सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कह सकते हैं जिनमें कार्बन लगा हुआ है, कुछ अपवाद भी है। जैसे यहां पर लिखोगे आप कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों, साइनाइडों, और भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है ना। को छोड़कर ये इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोल सकते जिनमें कार्बोनेट लगा हो। जिनमें तो कार्बोनेट में अगर मैं कार्बोनेट की बात करूंगा बच्चों, क्या होता है? CO3 ठीक है, कार्बोनेट आयन की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप कार्बन देख रहे हो, बट ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं, थोड़ा सा डिटेल और जान लीजिए इसका। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो बच्चों उसमें कार्बन परमाणु तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसमें क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आपने आईपीएससी में सिखाऊंगा मैं, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो जो पूर्व लग्न होता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, बट जो अनुलग्न होता है वो क्रियात्मक समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये दोनों चीजें होती हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं ये लिखूं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें बेशक कार्बन है लेकिन इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो मैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकता। तो जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, जितने बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइडों की बात करूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसमें कार्बन तो उपस्थित है बच्चा, बट ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए केवल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, कार्बन के साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। अगर मैं एथिल एल्कोहल की बात करता हूं, C2H5OH, जिनको थोड़ा कम समझ में आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करना भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा भी आपको। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें 2 कार्बन्स हैं और यहां पर OH भी लगा हुआ है, तो ये तो क्रियात्मक समूह हो गया और ये कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, तो मैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहूंगा, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं समझाना आपको क्या चाहता हूं। तो हर एक कंपाउंड को जिनमें कार्बन हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है।
ठीक है बच्चों। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का, जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और साइनाइडों को छोड़कर, ये नहीं होने चाहिए, इनमें बेशक कार्बन है बट ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, इनका अध्ययन किया जाता है, ऐसी रसायन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन बच्चा कहते हैं। क्लियर है ना। अगली जो हेडिंग है बच्चों वो है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वही होंगे, क्या लिखोगे इसमें कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, बट यहां पर ब्रैकेट में वही चीज लिख देना जो ऊपर आपने लिखी है, ठीक है। कार्बन परमाणु तो उनमें भी है बट उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे, ठीक है। लिखोगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, ब्रैकेट में लिख लेना कार्बोनेटों, कोमा बाइकार्बोनेटों, कोमा ऑक्साइडों, कोमा साइनाइडों, ठीक है ना, को छोड़कर। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहां पर एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते, लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल में मेथिन। मेथिन का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको देखो अब यहाँ पर जो अणु सूत्र मैंने आपसे बोले थे ना उनको तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एथिल एल्कोहल C2H5OH ETC, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो देखो ऐसे यौगिक बच्चा जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो बट इसके कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर, जैसे कार्बोनेट हैं, इनमें भी होता है कार्बन, इनमें भी कार्बन होता है, इनमें भी कार्बन होता है और इनमें भी कार्बन होता है, बट इनमें क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता। जितने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन के साथ साथ क्रियात्मक समूह जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो भी उपस्थित होता है। जैसे मेथिन की बात करता हूं, इसमें एल्किन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर एथिल एल्कोहल की बात करूं, यहाँ पर OH हमारा है, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना। चलिए बच्चों अब यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट डाल लीजिए। देखो सन 1828 ईस्वी की बात है। कब? सन 1828 ईस्वी की बात है। वैज्ञानिक हैं वोलर। कौन है? वैज्ञानिक वोलर। वैज्ञानिक वोलर क्या है? ये अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे और अमोनियम साइनेट को जब ये गर्म कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या होता है? NH4CNO, इसी का पुनर्विन्यास हो गया था। पुनर्विन्यास किसमें? NH2CONH2 में। मतलब अमोनियम साइनेट को ये गर्म कर रहे थे और अमोनियम साइनेट गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो गया? NH2CONH2 में। ये क्या हमारा यूरिया है, ये क्या है? यूरिया। और ये क्या बच्चों? हमारा अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने देखा कि अमोनियम साइनेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसी एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका नाम था यूरिया। तो यूरिया जो है वो सबसे पहले खोजा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आज इन प्रेजेंट टाइम यार लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट सबसे पहले जो खोजा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी को याद रखा जाता है और उसका नाम है यूरिया। इसको अमोनियम साइनेट को जब वो गर्म कर रहे थे वोलर वैज्ञानिक, तो उन्होंने देखा कि जो अमोनियम साइनेट है वो कन्वर्ट हो चुका है एक नए कंपाउंड में जिसका नाम था यूरिया, और यूरिया सबसे पहले खोजा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं बड़े जरूरी हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश में आप समझदार हो चुके होंगे। तो बच्चों अगर मैं कार्बनिक यौगिकों की बात करूं तो इनको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में। नंबर एक एलिफेटिक। एलिफेटिक के बारे में नाम तो सुना होगा ना, एलिफेटिक ऐसा तो है नहीं पहली बार नाम सुन रहे हो, ठीक है। या इनका एक और नाम है विवृत श्रृंखला यौगिक। विवृत श्रृंखला यौगिक, श्रृंखला यौगिक। और दूसरे होते हैं बच्चों चक्रीय, साइक्लिक, चक्रीय, या इनको बोलते हैं समवृत, मतलब क्लोज्ड,
संवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा फिर डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का, जिसमें कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर अध्ययन किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में आपने समझा। नोट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले खोजा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था और कैसे ये बना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात आते हैं कार्बनिक यौगिकों को किस टाइप से डिवाइड किया गया। तो इनको दो पार्ट में बांटा गया बच्चों, एलिफेटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक, मतलब एलिफेटिक या और ओपन चेन कंपाउंड्स, चक्रीय साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। बहुत सारे जरूरी हैं ये जानना आपके लिए, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। आगे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेगी ना इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिवाइडेशन पूरा एक चार्ट सा बना के समझाता हूँ कि किस टाइप से इनको कैसे डिवाइड किया गया बच्चा। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा जरूरी है सारी चीज़ें आपको जानना। और देखो अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है ना तो हमें आगे जाके दिक्कत नहीं होती है, और अगर आपने बेसिक मजबूत नहीं किया तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक क्लियर कराता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एक कॉपी बना लेना, जिसमें सबसे पहले आप जो मैंने अणुसूत्र लिखा है, जो बेसिक बताया तो उसको लिख लेना। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री भी चलेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हम बीच बीच में आपको फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो देते रहेंगे, जिससे कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की भी तैयारी चलती रहे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा जरूरी है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि अगर आपने इसको अभी से पढ़ लिया तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रिवीजन करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पूछा जाता मेरे दोस्त। जितना भी बनता है ना केमिस्ट्री का पेपर, अगर आप उठाओगे प्रीवियस देखोगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपको टफ टफ दिखाई देंगे सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप मजबूत करो और आसानी से मजबूत हो जाएगी, टेंशन मत लेना यार, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं यार प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत करना। ठीक है, आपकी भी सुनी जा रही है, टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। हम बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ना कि शुरू से पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी समझ बहुत अच्छे से आएगी, टेंशन मत लेना, मैं आपको समझाऊंगा और ना आए तब बोलना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पूरा चार्ट है, यहाँ पर लिखोगे आप कार्बनिक यौगिक, सही तरह समझना इस चार्ट को। यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हमने कितने पार्ट में बांटा बच्चों, दो पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा, दो पार्ट में, ऐसे करके। पहला पार्ट क्या है बच्चों, नंबर 1 मैंने क्या बताया अभी आपको, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, जो दूसरा नाम था मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, उसको आप लिख लेना, लिखना चाहते हो तो अभी मैं वैसे पीछे लिख चुका हूँ, एलिफेटिक यौगिक। और दूसरे मैंने अभी आपको बताए थे नंबर 2 चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। अब बच्चों जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, तो लिखोगे कार्बन परमाणुओं की खुली या शाखायुक्त श्रृंखला। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है बच्चों, वो आपको या तो सीधी दिखाई देगी, खुली, तथा या शाखायुक्त दिखाई देगी। क्या होती है शाखायुक्त वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए आप बच्चे जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो हमारी खुली श्रृंखला होगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। और अगर मैं शाखायुक्त की बात करूंगा तो उसका मतलब है कि CH3 CH3 एंड CH3, ये हमारी शाखायुक्त श्रृंखला होगी। इसमें मतलब ये लग गई, ब्रांच लग गई। ठीक है, तो ये शाखायुक्त श्रृंखला होगी, कार्बन परमाणु होगी। तो कार्बन परमाणुओं की इसमें खुली श्रृंखला हो सकती है, किसकी बात कर रहा हूँ, एलिफेटिक यौगिक की, या फिर शाखायुक्त श्रृंखला हो सकती है। तो इसका नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो आपसे अगर कोई पूछे कि एलिफेटिक यौगिक होते क्या है तो बोल सकते हो कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की खुली या शाखायुक्त श्रृंखला होती है उनको हम लोग एलिफेटिक यौगिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो, चक्रीय यौगिक में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, तो लिखोगे कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला, क्लोज्ड सीरीज होती है। वो खुली श्रृंखला युक्त यौगिक हैं तो ये बंद श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूंगा बच्चा, एग्जाम्पल में आप यहां लिख सकते हो बेंजीन। क्या लिखोगे, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी शायद आपको पता हो, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वैसे, हर चीज सीख लो बच्चों। ठीक है,
क्योंकि अगर यहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ें छोड़ोगे तो आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर द्विबंध जो एकांत क्रम में लगा होता है, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और हम इसी को बच्चों केवल छोटी सी एक ऐसे करके बना देते हैं और यही हमारा बेंजीन कहलाता है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे बना हुआ है तो आप बता सकते हो कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं और जनरली इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये बेंजीन है हमारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एकदम क्लोज्ड चेन है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ मैं, तो यहाँ पर मैं आया, फिर मैं इधर गया, फिर इधर इधर इधर, मतलब वहीं पे जाके खत्म हो गया जहाँ से मैं शुरू हुआ। तो मतलब एक क्लोज्ड चेन बन गई, एक क्लोज्ड चेन आपको दिखाई दे रही है बच्चों यहाँ पर। तो बेंजीन में क्या होता है, या फिर जितने भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला या फिर कोई अदर भी कंपाउंड हो सकता है, चले मतलब कोई एलिमेंट हो सकता है, उसकी बंध श्रृंखला होती है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बट कार्बन उसमें जरूर होगा, क्योंकि बिना कार्बन के तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड किया गया उनको, एलिफेटिक यौगिक एंड चक्रीय यौगिक। उसके बाद बच्चों जो चक्रीय यौगिक हैं इनको भी दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो जो चक्रीय यौगिक हैं आपके, इनको भी दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। इनको कितने पार्ट में बांटा गया बच्चों, दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 है बच्चों आपके समचक्रीय या होमोसाइक्लिक, समचक्रीय या होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक किसको किसमें कहते हैं जानते हो, अंग्रेजी में। अब देखो समचक्रीय या होमोसाइक्लिक, समचक्रीय तो यहां लिखोगे बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु, बंध श्रृंखला जो है उसमें केवल और केवल बच्चों आपको कार्बन परमाणु, बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु ही दिखाई देंगे, केवल। तो जो बंध श्रृंखला मैंने यहां पर बनाई है इसमें केवल और केवल क्या था, कार्बन परमाणु था। तो वैसे ही बच्चों जितने भी हमारे समचक्रीय या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें केवल और केवल कार्बन परमाणु ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। उसमें क्या होगा, अब यार जब आप समझदार हो, बंध श्रृंखला में यहाँ पर केवल कार्बन परमाणु है, तो वहां पर बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भी हो सकता है। तो मैं यही लिखने वाला हूं। नंबर 2 क्या है, यहां पर लिखोगे विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी, कोई अन्य तत्व भी हो सकता है, ठीक है, अन्य तत्व भी। यहां पर बंध श्रृंखला में केवल और केवल कार्बन परमाणु होता है बच्चों, बट विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक में बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे अभी एग्जांपल आप ले सकते हो, यहां पर बेंजीन का दिखा सकते हो, ठीक है। बेंजीन हो गया आपका, फिनॉल हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपके समचक्रीय होमोसाइक्लिक होते हैं। ETC में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हो आसानी से। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फिनॉल है हमारा, फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं OH लगा दूंगा तो ये हमारा फिनॉल हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये फिनॉल हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, उधर साइड की, तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दीजिए प्रीडीन, पेरिडीन। अब पेरिडीन में कुछ नहीं होता यार, आप भी आपने उसका जो स्ट्रक्चर बनाया ना, बस नीचे आपको क्या करना है बच्चों, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बस यहां पर आपको N लगा देना है। क्या लगा देना है, N। यही आपका पेरिडीन है। थोड़ा सा अंतर है, बस कुछ भी अंतर नहीं है, बस कार्बन की जगह वहां पर उसने नाइट्रोजन को लगा दिया है। क्या लगा दिया है, कार्बन की जगह उसने नाइट्रोजन को लगा दिया है और वही हमारा पेरिडीन बन गया। तो यही तो है, अभी मैंने यही तो बोला कि बंध जो श्रृंखला होगी हमारी उसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी हो सकता है। तो यहाँ पर अन्य तत्व में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, चलेगा। ये है बच्चों विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बच्चों, यही आपको सही तरह ध्यान में रखनी है। एलिफेटिक यौगिक, चक्रीय यौगिक, जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको भी दो पार्ट में हमने बांट दिया, समचक्रीय या होमोसाइक्लिक, विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक। जो समचक्रीय यौगिक होते हैं उनमें बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, बट विषम चक्रीय में बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बच्चों जो समचक्रीय या होमोसाइक्लिक हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनको भी दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। कौन कौन से दो पार्ट हैं बच्चों, नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड्स, शायद नाम सुना होगा पहले, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिक,
एरोमेटिक यौगिक। तो देखो एरोमेटिक यौगिकों को दो चीज़ों से पहचान सकते हैं, एक तो ये सुगंध युक्त होते हैं, मतलब सभी में कुछ ना कुछ गंध आती है, सुगंध युक्त, तथा द्विबंध एकांतर क्रम में, द्विबंध एकांतर क्रम में पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या बच्चा कि जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं सभी के सभी सुगंध युक्त होते हैं, विशेष मतलब कोई ना कुछ गंध उसमें जरूर होती है, सुगंध युक्त तथा द्विबंध जो है वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने आपसे बोला है ना कोई भी, मतलब जो जायज़ हो उसको लेना, ये नहीं कि कोई भी उठा के बैठ जाओगे। फिनोल का आप दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो तो बच्चों फिनोल, तो फिनोल में क्या है, देखो सी है, यहाँ पर आप OH दिखाओगे, क्या दिखाओगे, OH C, अगर नीचे ना दिखाई दे रहा हूँ ना, जो मैंने यहाँ पर बनाया सेम बन जाएगा। ठीक है, C, चलो मैं कहीं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल्स मैं आपको ऊपर कहीं दिखाऊंगा। ठीक है बच्चा, इसके नीचे उनको बना लेना। और दूसरे हमारे होते हैं नंबर 2 एलिसाइक्लिक, क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल की बात करें बच्चा तो यहाँ लिख लेना, साइक्लोब्यूटेन होता है आपका, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो लग जाएगा, मतलब प्रोपेन है, मेथेन है, उनके आगे साइक्लो लगा देना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप से लग जाते हैं। बट इनमें होता क्या बच्चों, कार्बन जितने भी परमाणु होंगे, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, तथा हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स से अधिक होती है, एरोमेटिक से अधिक होती है, याद रखना इन चीजों को। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में क्या होगा बच्चों, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है और जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या है वो एरोमेटिक यौगिकों से अधिक होती है। क्लियर है यहां तक सभी को? इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले बच्चों, फिर मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल जो है यहाँ पर बना के समझा दूंगा। ठीक है, कि कैसे ये क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चा, और वीडियो लाइक कर देना अगर नहीं किया अभी तक तो एग्जाम्पल दोनों के समझ लीजिए। पहले मैं एरोमेटिक के एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। फिनोल की बात कर रहा हूँ तो सी 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 सी, ठीक है, यहाँ पर H हर एक जगह लगाओ। जो बेंजीन का होता है ना वही सेम है, थोड़ा सा अंतर आता है बच्चा इसमें, क्या, यहाँ C के साथ हम OH लगा देते हैं, द्विबंध आप एकांतर क्रम में लगा दोगे। तो यही तो बोला है, फिनोल में लाइफबॉय साबुन से नहाए हो, उसमें फिनोल ही होता है। ठीक है, तो फिनोल में गंध होती है, उसकी एक अलग ही स्मेल होती है फिनोल लाइफबॉय साबुन की, आपने देखा होगा। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बच्चों वो सुगंध युक्त या गंध युक्त होते हैं, और द्विबंध जो है एकांतर क्रम में, अल्टरनेट मेथड में, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं अल्टरनेट मेथड, मतलब एक को छोड़कर दूसरा। तो जो द्विबंध हैं वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं। बात करूं मैं एलिसाइक्लिक की, और एग्जाम्पल मैंने लिया साइक्लोब्यूटेन। तो बच्चों कुछ नहीं है, CH2 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 CH2, ये है आपका साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन बना सकते हो, मतलब क्लोज्ड बनेगा। अगर मैं इसी को समझना, अगर मैं इसी को बच्चों वैसे लिखता, मतलब अगर ब्यूटेन लिखूं तो ब्यूटेन में क्या लिखता मैं, CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो लिखता। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, वो क्लोज्ड चेन है, यहां पर एक खुली श्रृंखला है। ये एलिफेटिक का एग्जाम्पल है और ये साइक्लिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड चेन बन रही है। आपने यहां पर क्या देखा कि सभी कार्बन्स के बीच बच्चा सिंगल बॉन्ड है। और दूसरी चीज आपने देखा कि यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, मतलब हाइड्रोजन की संख्या एरोमेटिक से अधिक होगी। अगर मैं आपको सूत्र बताऊं बेंजीन का तो C6H6 होता है, कार्बन की जो संख्या है 6 है तो हाइड्रोजन की भी 6 है। बट उसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की डबल कर दो 8 हो जाएगी। तो दोनों में यही अंतर होता है कि इनमें जो हाइड्रोजन की संख्या है वो एरोमेटिक से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक समझ में आ गया होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कैसे डिवाइडेशन क्या है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप दोबारा से वीडियो को देखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करना, समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें एक इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आ जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।